सैकड़ों महिलाएं जिंदा अपनी ही चिताओं पर लेटी हैं, आंखें बंद, हाथ जोड़े। हमारा गैर सर्वे करे, घर मकान छीन रही है तो सरकार की मनमानी नहीं चलने देंगे। ये कोई पूजा नहीं है, कोई रिचुअल नहीं है, ये चिता है और ये महिलाएं जिंदा हैं। ये कोई आत्महत्या नहीं है, ये चिता आंदोलन है 44,000 करोड़ के उस प्रोजेक्ट के खिलाफ जो उनसे उनकी जमीन, जंगल और पूरा भविष्य छीनने वाला है। अप्रैल 2026, धोधन, मध्य प्रदेश। इन महिलाओं की सिर्फ एक मांग है, या न्याय दो या मौत दो। ये कोई नेता नहीं है, कोई एक्टिविस्ट नहीं है, ये वो हैं जो सुबह खेत जाती हैं, बच्चों को संभालती हैं। इनका पूरा जीवन इसी मिट्टी, इसी नदी और इसी जंगल से जुड़ा रहा है, मगर सरकार इन्हें बता रही है कि ये सब उनके भले के लिए किया जा रहा है। 25 दिसंबर 2024, प्रधानमंत्री मोदी, बड़ा स्टेज, बड़ा जश्न, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का शिलान्यास। 44,605 करोड़, चारों तरफ कैमरे थे, तालियां थी, नेताओं के वादे थे, लेकिन जिनके नाम पर यह सब था वो उस स्टेज पर नहीं थे। वो थे अपने खेतों में, अपने घरों में, अपनी उसी जमीन पर जो इस प्रोजेक्ट में डूबने वाली है। और कुछ ही महीनों बाद वही लोग चिताओं पर लेट गए। अब सवाल यह है कि क्या यह प्रोटेस्ट सिर्फ उनका डर है या सच में कुछ गड़बड़ है। लेकिन पहले सरकार की बात। सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से 103 मेगावाट बिजली बनेगी, करीब 10,62,000 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई हो सकेगी और करीब 62 लाख लोगों को पानी मिलेगा। और सबसे बड़ा दावा, बुंदेलखंड की पानी की दिक्कत खत्म होगी। सुनने में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है, मगर यह होगा कैसे? प्लान यह है कि केन नदी का सरप्लस पानी 221 किलोमीटर नहर के जरिए बेतवा नदी में भेजा जाएगा और इसके लिए केन नदी पर दौधन डैम बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केन नदी में सच में सरप्लस में पानी है? सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी यानी सीईसी का सवाल भी यही है। 30 अगस्त 2019 को सीईसी ने केन बेतवा प्रोजेक्ट पर एक रिपोर्ट जमा की और इसमें वो सब कहा जो सरकार सुनना नहीं चाहती। और यहां कुछ ऐसा फैक्ट है जो पूरे प्रोजेक्ट पर सवाल उठा देता है। पहला, केन और बेतवा नदी बेसिन में हर साल औसतन सिर्फ 90 सेंटीमीटर बारिश होती है, जबकि पूरे देश का औसत 118 सेंटीमीटर है, यानी कम बारिश। सूखे में दोनों नदियां सूख जाती हैं, जबकि बाढ़ में दोनों में बाढ़ आ जाता है, क्योंकि दोनों का इलाका लगभग एक ही है। मतलब यह हुआ कि जब बुंदेलखंड को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब केन में सरप्लस पानी होगा ही नहीं। दूसरी बात, और ये और भी शॉकिंग है, ऊपरी बेतवा में जो पानी की कमी है वो इसलिए है क्योंकि बेतवा के निचले हिस्से में पहले से बड़ा बड़ा डैम और नहर है, जैसे राजघाट और माता टीला डैम। जब ये बनाया गया तब इंजीनियर्स ने मान लिया कि बेतवा नदी में बहुत ज्यादा पानी रहेगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि बेतवा में उतना पानी कभी था ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि नदी का ज्यादातर पानी डैम को भरने में लग जाता है और इसीलिए पानी ऊपरी बेतवा तक पहुंच ही नहीं पाता। मतलब सिंपल है, पानी तो है लेकिन गलत जगह पर। और ये सब सरकार की अपनी गलत प्लानिंग का नतीजा है। और इसी को ठीक करने के लिए अब सरकार केन बेतवा प्रोजेक्ट लेकर के आई है। यानी एक पुरानी गलती को छुपाने के लिए हम एक नई तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। मगर मैंने तबाही क्यों कहा? पूरे प्रोजेक्ट में 23 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, हजारों लोगों को उनकी जमीन से उजाड़ा जा रहा है। 2024 की गर्मी को याद कीजिए, बुंदेलखंड में टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस था। एक बड़ा पेड़ हर साल लगभग 22 किलो कार्बन खा जाता है, या कहिए एब्जॉर्ब कर लेता है, और यही कार्बन धरती को एक्चुअली में गर्म करता है। अब जरा सोच के देखिए कि ये 23 लाख पेड़ कटने के बाद क्या होगा। हर साल करोड़ों किलो कार्बन जो ये पेड़ सोख लेते थे, अब फ्री में हमारे एटमॉस्फेयर में घूमेगा। जो 49 डिग्री आज है वो कल 50 डिग्री या 51 डिग्री हो जाएगा। और बात सिर्फ पेड़ों की नहीं है। पन्ना टाइगर रिजर्व, जहां एक वक्त टाइगर्स पूरी तरह से खत्म हो गए थे, सालों की मेहनत से टाइगर वापस लाए गए और इस पर पूरे देश को गर्व था। उसी पन्ना रिजर्व में 10,500 हेक्टेयर का हैबिटेट पूरी तरह से डूब जाएगा। यानी जो प्रोजेक्ट पानी देने का दावा करता है वही उस जंगल को खत्म करेगा जो असल में पानी का सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है। तीसरी बात, सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से यूपी में
2.52 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। लेकिन सच यह है कि उसमें से 2.14 लाख हेक्टेयर पहले से सिंचित है, यानी इस प्रोजेक्ट से सिर्फ 0.38 लाख हेक्टेयर ही सींचा जा सकेगा। 44,605 करोड़, 23 लाख पेड़, हजारों लोगों का घर खत्म और सिर्फ 0.38 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई। लिटरली हंसने वाली बात है। सीईसी ने अपने रिपोर्ट में साफ कहा कि इस प्रोजेक्ट से कोई फायदा नहीं है, और यही बात जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट और पीपल साइंस इंस्टीट्यूट के रवि चोपड़ा ने भी कही। उन्होंने साफ कहा कि यह पूरा प्रोजेक्ट एक जोक है। उनके हिसाब से केन नदी में सरप्लस पानी इसलिए है क्योंकि उसका इस्तेमाल कम है। 2019 में सीईसी की रिपोर्ट आई। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने साफ कहा प्रोजेक्ट रोको और विकल्प देखो। सरकार ने उस रिपोर्ट को 5 साल तक इग्नोर किया। इतना विरोध के बाद भी 2024 में प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर दिया गया। आप सोच के देखिए कि क्या यह पूरा क्षेत्र सिर्फ एक जंगल है? यहाँ की गुफाएं, पत्थरों की ऊंची दीवारें, केन नदी का बहाव, ये सब लाखों सालों में बना है। और अगर यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ा तो ये पूरा इकोसिस्टम हमेशा के लिए स्वाहा। फिर कुछ पेड़ लगाकर या झूठा नया जंगल बनाकर या कोई नई पॉलिसी बनाकर इसे वापस नहीं लाया जा सकता। दोबारा से ऐसा इकोसिस्टम बनने में हजारों साल लगेंगे। लाखों साल में जो बना वो एक प्रोजेक्ट में हमेशा के लिए स्वाहा। 30 एक्सपर्ट्स और रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों ने सरकार को साफ साफ लिखा कि इस प्रोजेक्ट में हर कदम पर नियमों की अनदेखी हुई है, जानबूझकर गलत जानकारी दी गई है। प्रोजेक्ट से होने वाले असर का सही आकलन कभी किया ही नहीं गया। लेटर पर साइन करने वालों में अमिता बविस्कर से लेकर ES शर्मा जैसे लोग थे जो भारत सरकार के सेक्रेटरी रह चुके हैं। यानी इसका विरोध सिर्फ बाहर ही नहीं हो रहा, बल्कि वो लोग भी कर रहे हैं जो खुद इसे सिस्टम का हिस्सा थे, जिन्होंने इसे सिस्टम में फैसले लिए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट और एक्सपर्ट्स को इग्नोर कर दिया गया तब 5 अप्रैल 2026 को धोधन में विरोध शुरू हुआ। पहले चिताएं, फिर भूख हड़ताल, मगर सरकार अड़ी रही। तब लोगों ने नदी में उतरकर फंदा लगाकर विरोध किया। ये देश के गरीब और पिछड़े लोग हैं, ये पागल या कमजोर नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हर सही रास्ता आजमाया, सालों तक मेमोरेंडम दिए, दफ्तरों के चक्कर काटे, मगर एडमिनिस्ट्रेशन ने इग्नोर किया। अमित भटनागर जो इनकी आवाज उठा रहे थे, फरवरी 2026 में पीस डिस्टर्ब करने की आशंका में अरेस्ट कर लिए गए। पीस डिस्टर्ब। कल जो अमित भटनागर को बिजावर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था वो केंद्रीय परियोजना में। आज हम लोग 25 गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों की सिर्फ एक मांग है कि अमित भाई को रिहा करें। अगर आप रिहा नहीं करते तो इससे बड़ा आंदोलन होगा और जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। प्रोटेस्ट करो तो अरेस्ट, चुप रहो जमीन चली जाएगी। मतलब चॉइस ही नहीं बची। लेकिन एक सवाल बचता है कि क्या इस प्रोजेक्ट के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? बिल्कुल है। IIT दिल्ली और विज्ञान शिक्षा केंद्र की स्टडी जो भारतेंदु प्रकाश के नेतृत्व में हुई, और वो बताती है कि बुंदेलखंड में पानी की किल्लत का मुख्य कारण डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई है। और ये प्रोजेक्ट जो बुंदेलखंड को पानी देने का दावा करता है 23 लाख पेड़ काटेगा। मतलब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए प्रॉब्लम को और बड़ा किया जा रहा है। बुंदेलखंड के पास चंदेल राजाओं के बनाए टैंक्स हैं, सदियों पुरानी पानी को बचाने का पूरा सिस्टम जो आज भी काम कर रहा है। सीईसी ने भी कहा था ड्रिप इरिगेशन, चेक डैम्स, मिलेट और हॉर्टिकल्चर फसल को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि ये सब कम कीमत में ज्यादा एरिया इरिगेट कर सकता है। मंगल सिंह बुंदेलखंड के एक बेहतरीन किसान साइंटिस्ट, उन्होंने मंगल टरबाइन बनाई जो सिर्फ नदी के बहाव से बिना बिजली, बिना डीजल सीधे खेतों तक पानी पहुंचाती है। ना कोई डैम, ना कोई कनाल, ना कोई पेड़ काटने की जरूरत। प्रकृति को कोई नुकसान नहीं। टरबाइन का पेटेंट भी हुआ, मगर टेक्नोलॉजी धूल चाट रही है। और ये सब सॉल्यूशन है, सस्ता सॉल्यूशन, मगर इसमें एक भारी दिक्कत है। अगर ये सॉल्यूशन हम यूज करते हैं तो 44,605 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन लॉबी को नहीं मिलता। तो सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा रोको, एक्सपर्ट्स ने कहा ऑल्टरनेटिव है, डेटा कहता है कि नेट बेनिफिट सिर्फ 0.38 लाख हेक्टेयर, तो फिर ये प्रोजेक्ट क्यों? दरअसल में ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये 30 नदियों को जोड़ने की योजना का पहला कदम है। और इसके सक्सेसफुल होते ही 29 प्रोजेक्ट के लिए रास्ता खुल जाएगा, यानी लाखों करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट और फिर चुनावी चंदा। जो धोधन की महिलाओं को अनवायबल लगता है, वही सरकार और कंस्ट्रक्शन लॉबी को बहुत वायबल लगता है।
धोधन की महिलाएं चिताओं पर लेटी थी, कोई शॉर्ट या इंस्टा रील्स के लिए नहीं, तब लेटी जब सरकार ने उन्हें पूरी तरह से कुचलने का फैसला कर लिया। और ये एक पैटर्न है जो आपको आदिवासी क्षेत्र में दिख जाएगा। हर बार इनकी आवाज को नक्सली कहकर या विकास विरोधी कहकर दबा दिया जाता है। ये सिर्फ जीना चाहते हैं अपनी जमीन पर, अपने जंगल में, अपनी नदी के किनारे। ये प्रोजेक्ट रुका नहीं है और अकेले वो नहीं रोक पाएंगे। आज ये धोधन है, कल ये आपकी जमीन हो सकती है। सवाल ये नहीं है कि वो लड़ रही हैं, सवाल ये है जब आपकी बारी आएगी तब कौन लड़ेगा।